कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 में ग्राजा नाम के एक इटालियन जहाज पर, जहां फ्रेंचेस्का नाम की सिंगर अपनी मधुर आवाज से सबका मन बहला रही होती है। और इन सबके बीच छोटी लड़की केटी अकेली बैठी होती है, क्योंकि वहां उसका कोई डांस पार्टनर नहीं होता। और जब शिप का कैप्टन ये देखता है तो वो उसे डांस फ्लोर पर ले आता है। उनका मौज मस्ती भरा ये पल पलक झपकते ही दर्दनाक हादसे में तब्दील हो गया, जब एक अनजान आदमी ने एक लीवर उठाया, जिसके बाद एक स्टील वायर डांस फ्लोर के एक छोर से दूसरे छोर तक गया। उस तार में वहां मौजूद लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनकी लाशें जमीन पर धीरे धीरे गिरती है, लेकिन कद कम होने की वजह से केटी की इस हादसे में जान बच जाती है। और इसके बाद हम कहानी 40 साल बाद की देखते हैं, जहां 6 लोगों की टीम एक खोया हुआ जहाज किनारे तक ला रही होती है। और इस टीम को लीड करने वाले होते हैं कैप्टन मर्फी। और इसके बाद वो अपनी इस कामयाबी का जश्न एक बार में मनाते हैं। तभी उन्हें वहाँ जैक मिलता है। वो उन्हें बताता है कि 1962 का वो जहाज जिसमें बहुत सारा कीमती सोना ले जाया जा रहा था, लगभग 40 साल पहले से गायब है। और जैक को ये मालूम है कि वो जहाज कहाँ मिलेगा। और दिलचस्प बात तो ये थी कि जो भी इस जहाज को किनारे तक लाएगा, जहाज के अंदर का सारा सोना उसका ही हो जाएगा। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और अगले ही दिन जैक के साथ उस जहाज की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो जैक की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके रडार में दूर दूर तक कोई जहाज नहीं दिख रहा होता। और थोड़ी देर बाद वो जैक की बात को एक अफवाह समझकर वहां से लौटने का फैसला लेते हैं, लेकिन तभी उनकी बोट एक बड़े से समुद्री जहाज से टकरा गई। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि जैक और ग्रियर यहीं रुकेंगे और बाकी की टीम उस जहाज में उतरेगी। लेकिन जहाज पर जाते ही उन्हें वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है। उन्हें वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती है, फिर अंधेरे कोनों में कुछ चीजें खुद ब खुद हिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन उन्हें लगता है कि ऐसा हवाओं से हो रहा होगा। लेकिन तभी उनके पीछे एक वर्ड स्टेबल खुद ब खुद हिलता है और उस पर लिखा आया, जहाज में आपका स्वागत है। जब वो जहाज में तलाशी ले रहे होते हैं, तभी उनका एक मंडर नाम का साथी नीचे गिरने लगता है, लेकिन मॉरिन उसे पकड़ लेती है। और जब वो उसे ऊपर खींच रही होती है, तभी वो छोटी लड़की केटी को वहाँ देखती है, जो अगले ही पल वहाँ से गायब हो गई। अब मॉरिन को समझ नहीं आता कि वो सच में वहाँ थी या वो उसका वहम था। इसके बाद से ही वो थोड़ा घबराई होती है, लेकिन वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद कैप्टन बाकी की छानबीन अगले दिन करने का फैसला करता है, क्योंकि जहाज बहुत बड़ा था। अब मॉरिन जब गुमसुम बैठी होती है तो जैक उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो। लेकिन सारी बातें सुनने के बाद जैक के चेहरे पर एक अजीब सी शिकन होती है, मानो उसे यह सब कुछ मालूम हो। लेकिन वो मॉरिन से कहता है कि तुम्हें चैन से सोना चाहिए। अगले 3 दिनों में वो जहाज को रिपेयर करके किनारे तक ले जाने का फैसला करते हैं और बिना वक्त जाया करे वो सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। जहाज का जायदा लेते वक्त मॉरिन को वहाँ गोलियों के निशान दिखाई देते हैं। सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए उसकी नजर केटी पर पड़ी। वो धड़ाम से नीचे गिरी और उसके सिर से खून निकल आया। जब उसने दोबारा वहाँ देखा तो वहाँ केटी की जगह जैक था, लेकिन मॉर्नी का खून स्विमिंग पूल से गायब होने लगा और जो गोले के निशान वहाँ थे उनसे बहुत सारा खून बहने लगा और देखते ही देखते पूरा स्विमिंग पूल खून से भर गया। इसके बाद जैक और मॉर्नी जहाज के लॉन्ड्री रूम में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ऐसा दरवाजा मिला जो जहाज के नक्शे में मौजूद नहीं था। उसे खोलते ही वहाँ पानी के साथ बहुत सी लाशें आने लगी, लेकिन अब उनके बाहर जाने का दरवाजा भी बंद हो चुका था। यहाँ कैप्टन मर्फी जब कैप्टन के कमरे में शराब की घूंट ले रहा होता है तो उसे जहाज का असल कप्तान नजर आता है। उसे देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी और वो दून दबाकर वहाँ से खिसक लेता है। जब ग्रियर अपने काम में व्यस्त होता है तो उसे किसी के गाने की आवाज आती है और देखते ही देखते वो साल 1962 में पहुंच जाता है। वहाँ सभी उसे देखकर ताली बजा रहे होते हैं और फ्रेंचेस्का तो उसकी दीवानी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, उसका डरावना चेहरा देखकर वो खौफ से ही मर जाता है। यहाँ सैंटोस जब काम कर रहा होता है तभी वहाँ एक सिलेंडर फट जाता है। इससे जहाज में बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में सैंटोस और उनकी बोट दोनों खत्म हो गए। धमाके से ठीक पहले मॉर्नी ने केटी को फिर से देखा था, मानो वो उसे बताने आ रही थी। और अब मॉर्नी उसके बारे में पता लगाने में लग जाती है। लेकिन जब वो केटी के कमरे तक पहुंचती है तो वहाँ उसे एक कंकाल मिलता है और तब मॉर्नी को समझ आता है कि उसे केटी की आत्मा नजर आती है। रसोई में टीम के 2 मेंबर्स को एकदम ताज़ा खाना मिलता है। वो बिना कुछ सोचे उसे खाने लगते हैं। शुरुआत में तो उन्हें मस्त स्वाद लग रहा था, लेकिन जल्द ही गंदी बदबू आने लगती है और वो खाना अब कीड़ों में तब्दील हो चुका था। यहाँ कैप्टन मर्फी को जहाज का असली कप्तान नजर आता है।
वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया। इसके बाद वो उसे बताते हैं कि 40 साल पहले हमें खोया हुआ जहाज मिला था, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद ही हमारा जहाज भी लापता हो चुका था। वो मर्फी को एक तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है। यहाँ केटी मॉर्नी को बताती है कि 40 साल पहले मरे हुए लोगों की आत्मा आज भी यहाँ कैद है और उन्हें मुक्ति सिर्फ तब मिलेगी जब वो जहाज तबाह हो जाएगा। यहाँ कैप्टन मर्फी बहुत कुछ जान चुका था और वो अपने साथियों को ढूंढ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे सैंटोक्स का भूत दिख जाता है। अब वो इतना ज्यादा डर चुका होता है कि उसे मॉर्नी में भी सैंटोक्स नजर आता है। अब बिना को सोचे ही मर्फी उस पर हमला कर देता है। अभी जैक मॉर्नी को बचाने के लिए मर्फी को ही बेहोश कर देता है और वो उसे एक खाली टंकी में डालकर वहीं बंद कर देता है। अब उन्हें किसी खजाने का लालच नहीं था, वो बस अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहते थे। इसके बाद केटी मॉर्नी को पूरी हकीकत दिखाती है। वो जैसे ही मॉर्नी को हाथ लगाती है वो साल 1962 में आ जाती है। यहाँ सभी मजे में होते हैं, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि जहाज के को कैप्टन ने सभी को मारने का प्लान बना लिया था, क्योंकि उसकी नजर उस सोने पर थी। रसोइयों ने खाने में जहर मिला दिया था, इसमें बहुत से लोग मारे गए। फिर वो डांस फ्लोर वाली घटना हुई जिसका जिक्र मूवी की शुरुआत में हुआ था और बाकी के बचे पैसेंजर्स को कुएं में गोलियों से भून दिया गया। उन बेरहमों ने केटी को भी उसके कमरे में ले जाकर फांसी लगा दी। इसके बाद सारा स्टाफ खजाना उठाने लगा, लेकिन तभी को कैप्टन ने फ्रेंचेस्का के साथ मिलकर उन सबको शूट कर दिया। अब आखिर में जब सिर्फ वो दोनों ही जिंदा बचते हैं तो फ्रेंचेस्का उसे भी मार देती है, क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती थी। यही वो आदमी था जिसने सारा खेल रचा था। इतने लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद वो दोनों वहीं पर किस करते हैं, लेकिन अभी ट्विस्ट खत्म नहीं हुए थे। उस आदमी ने फ्रेंचेस्का को भी मार दिया। आखिर में पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक है। वो नरक से आया हुआ एक दानव है। उसका काम यही है लोगों से पाप करवाना और उन्हें नरक ले जाना। मॉर्नी अब सब कुछ समझ चुकी थी, ये सारा खेल रचाने वाला जैक ही है और वही उन्हें यहाँ लेकर भी आया था। इसके बाद वो भागकर मर्फी के पास जाती है, लेकिन वो तो पहले ही मारा जा चुका था। इसके बाद वो बाकी सबको जैक की हकीकत बताने चाहती है, लेकिन अब तक मुंडर भी मारा जा चुका था। अब सिर्फ 2 लोग ही बचे होते हैं, मॉर्नी और उसका टीम मेंबर डॉज। इसके बाद वो उसे जैक से बचकर रहने को कहती है और जहाज में जगह जगह बॉम्ब लगा देती है। यहाँ जैक डॉज को लड़ाई के लिए उकसाता है और गुस्से में डॉज जैक को गोलियों से भून देता है। उसे लगता है कि वो मारा गया। इसके बाद वो भागता हुआ मॉर्नी के पास आता है। वो मॉर्नी से कहता है कि मैंने जैक को मार दिया है और हम दोनों इस सोने का यूज करके एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन मॉर्नी समझ जाती है कि वो डॉज नहीं था, क्योंकि डॉज को ये खबर नहीं थी कि मेंडर मारा जा चुका है। ये आदमी जैक ही था जो मॉर्नी से भी पाप करवाना चाहता था। अब वो समझ चुका था कि मॉर्नी एक अच्छी इंसान है। वो मॉर्नी से कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, लेकिन तुम्हें चुपचाप यहाँ से जाना होगा। लेकिन मॉर्नी उसकी बात नहीं सुनती और जहाज को एक ही झटके में उड़ा देती है। जैक के साथ साथ पूरे जहाज के भी चिथड़े उड़ जाते हैं और मॉर्नी पानी में कूद गई। मॉर्नी को जहाज के मलबे से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन केटी वहां आकर उसकी जान बचाती है। इसके बाद जहाज में कैद सभी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। अगले दिन दूसरे जहाज ने मॉर्नी को एक बक्से पर तैरता हुआ पाया, लेकिन जब वो उसे एम्बुलेंस में ले जा रहा था तो वो देखती है कि वो शापित खजाना दूसरे जहाज में लोड किया जा रहा था। जैक अभी भी मरा नहीं है और वो इस पाप के खेल को दोबारा शुरू करने के लिए उस जहाज पर चढ़ जाता है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।